नमस्कार। आज के लेसन में हम स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल शुरुआत करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार की होती है। इस लेसन से वो लोग भी शुरू कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को सीखना जिन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं है। जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, किसी भी लेवल पर पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से पहले पढ़ी नहीं है तो उनके लिए ये लेसन है। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है। देखिए, सांख्यिकी है क्या, जैसा इसका नाम है ना, हिंदी में जो इसका नाम है उससे इसका अर्थ निकल आता है। सांख्यिकी मतलब संख्याओं का विज्ञान। ऐसी साइंस है जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, नंबर्स को एनालाइज करते हैं, नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, है ना, नंबर्स का एनालिसिस करते हैं और नंबर्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं और उनका कुछ अर्थ निकालते हैं। तो इसका मतलब सांख्यिकी में एक संख्याओं का विज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी में एक संख्या से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक से अधिक संख्या होनी चाहिए, है ना। जैसे दो संख्याएं होंगी तो हम उनका औसत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो से संख्याएं कम होंगी, एक ही संख्या होगी, तो उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की जा सकती। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसके अगर हम ओरिजिन में जाएं कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी इंग्लिश टर्म है स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसका डेरिवेशन जो है तीन शब्दों से माना जाता है। एक है लैटिन वर्ड स्टेटस, दूसरा है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और तीसरा है इंग्लिश वर्ड स्टेट। ठीक है, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है स्टेट या राज्य। इसका मतलब जब स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई तो स्टैटिस्टिक्स राज्य के काम की चीज थी। राज्य से मतलब राजा महाराजाओं के काम की चीज हुआ करती थी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि उनको आंकड़ों की आवश्यकता होती थी। क्यों आवश्यकता होती थी? उन्हें अनुमान लगाना होता था कि वो लगान कितना वसूल कर सकेंगे। उनको अपने राजस्व का अनुमान लगाने के लिए उनको स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती थी। वो जनसंख्या के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा करवाते थे। इसी तरीके से ज़मीन कितनी है, उपजाऊ भूमि कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, साल भर में किसान को एक बीघा में या एक एकड़ में कितना उत्पादन होता है गेहूं का, उसमें से वो कितना लगान के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से एक गांव का, एक तालुका का, एक जिले का, है ना, एक हिस्से का, राज्य के एक हिस्से से हमें कुल कितना लगान मिलेगा, कहाँ की खेती उपजाऊ है, कितनी खेती अनुपजाऊ है, कितनी खेती में पानी की उचित व्यवस्था है, कितनी खेती में व्यवस्था नहीं है। तो ये तो आमदनी के जरिए देखा करते थे राजा कि कहाँ से आमदनी हो सकती है, तो उनको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती थी। दूसरी उनको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती थी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सर्वे कराते थे कि कितने युवक हैं जो सेना में भर्ती किए जा सकते हैं। तो उसके अनुसार वो अंदाजा लगा सकते थे कि हम कितनी बड़ी सेना बना सकते हैं। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से, बजट की दृष्टि से, राज्य की आय की दृष्टि से, राज्य पे होने वाले व्यय की दृष्टि से उन्हें आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए राजा महाराजाओं को क्योंकि आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो टर्म निकला वो राजा महाराजाओं के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे उनसे संबंधित जो विज्ञान था वो स्टैटिस्टिक्स कहा जाने लगा। आगे चल के वो राजा महाराजाओं का नहीं रह गया, वो सभी के लिए उसकी जरूरत बन गई, राजा महाराजाओं के अलावा। और हम आगे बात करेंगे कि किस किस के लिए इसकी जरूरत होती है। तो राजा महाराजाओं की तो उस जमाने में जरूरत होती थी। आज की हम बात करें तो आज हमें सबको जरूरत पड़ती है। एज ए टीचर हमें जरूरत पड़ती है, बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है, प्रोड्यूसर को जरूरत पड़ती है। तो सबके लिए स्टैटिस्टिक्स उपयोगी होती चली गई है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, बेसिकली इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि स्टैटिस्टिक्स में किया क्या जाता है। इसके आधार पर हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है, ये परिभाषा है सेलिगमैन की। ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। अगर हम पहले हिस्से को देखें स्टैटिस्टिक्स के, तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा के कलेक्शन करने, इकट्ठा करने
उनके वर्गीकरण करने, क्लासिफाई करने, उनकी तुलना करने और उनसे अर्थ निकालने की विधियों का जिक्र होता है, बताई जाती है। दूसरे हिस्से में कहा गया है कि डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि किसी इंक्वायरी से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उस पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। प्रकाश डालने से मतलब डेटा मीन्स व्हाट डज दैट डेटा से। वो इंक्वायरी से डेटा कलेक्ट किया गया हो या सर्वे से डेटा, सर्वे भी इंक्वायरी है। इंक्वायरी में हम पूछताछ करते हैं, ठीक है। सर्वे में चाहे क्वेश्चनर बना ले तो लिख करके पूछ लिया, बात तो वही है। ऑब्जर्वेशन किया तो हमने फिर भी इंक्वायर किया कि काम कैसे हो रहा है। एक्सपेरिमेंट किया तो इंक्वायरी वाइडर टर्म में यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया गया है। इंक्वायरी तो किसी भी तरीका कोई भी हम इस्तेमाल करें उसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है उस पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। मतलब वो जो डेटा है वो क्या कह रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है उसका अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा की एनालिसिस करनी पड़ेगी। वो कंपैरिजन से हमें पता लगेगा, विद इन दी डेटा कंपेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोई ट्रेंड देख सकते हैं, कोई मतलब बहुत सारे तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ कंपेयरिंग से मतलब डेटा के एनालिसिस से है। और इस एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा आखिर कह क्या रहा है। तो ये सारे काम कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन या एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन, ये काम डेटा के साथ जिस विज्ञान में किया जाता है वो विज्ञान स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस स्टैटिस्टिक्स के कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का कोई भी एरिया उठा के देख लीजिए, आपको जो एरिया आप नाम लेंगे आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, है ना, बीइंग टीचर एजुकेटर, ठीक है। मैं एजुकेशन की अगर बात करूं तो एजुकेशन का कोई भी एरिया, सब एरिया आप उठा करके देख लीजिए एजुकेशन का, है ना। चाहे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है कि कितने विद्यार्थियों को समझ में आया, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को उपलब्धि मतलब ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी चीज़ों को समझ पाए, कितने प्रतिशत नहीं समझ पाए, कितने प्रतिशत अच्छे से समझ पाए, है ना, उनका अचीवमेंट क्या रहा। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि वो किस प्रकार के विद्यार्थी हैं। तो चाहे हम मेथड ऑफ टीचिंग की टेस्टिंग कर रहे हों, चाहे हम कोई टेस्ट बना रहे हों, चाहे करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हों, ठीक है, हम चाहे एडमिशन कर रहे हों, चाहे हम प्लेसमेंट कर रहे हों, कोई भी एजुकेशन का एरिया आप उठा करके देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स की हर काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। एज ए टीचर हमें ज़रूरत पड़ती है, एज ए प्रिंसिपल ज़रूरत पड़ती है, एज ए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हमें ज़रूरत पड़ती है, एज ए एजुकेशनल प्लानर हमें ज़रूरत पड़ती है ना। हम एजुकेशन के किसी भी रोल में हों, चाहे हम एजुकेशन के प्लानर हों, प्लानिंग करने वाले लोग हों, एग्जीक्यूशन करने वाले ऑफिसर्स हों, है ना, पढ़ाने वाले टीचर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों जो स्कूल चलाते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, है ना, कोई भी लोग हों एजुकेशन से रिलेटेड, सबको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो एजुकेशन में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी मतलब आप इकोनॉमी का कोई भी हिस्सा उठा करके देख लीजिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है, चाहे वो कंजम्पशन हो, आप कोई भी एरिया उठा के देख लीजिए, सब जगह स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। आप कोई प्रोडक्ट बाजार में निकालते हो, है ना, मान लीजिए आप जूते बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वैरायटी आप किस जूते में देंगे, जिस जूते पर को सबसे अधिक लोग पहनते होंगे। मतलब साइज अगर वो 7-8 नंबर है ना, 8 नंबर अगर पुरुषों में हम देखें तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोगों का पैर का साइज, सबसे ज्यादा लोगों के पैर का साइज 8 नंबर के आसपास होता है। तो 8 नंबर में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी। आप अगर 11 नंबर में जाएंगे तो पहले तो कुछ दुकानों पे मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो लिमिटेड वैरायटी मिलेगी। इसी तरीके से आप बहुत छोटे नंबर पे आएंगे जूते के तो आपको ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। जो ज्यादा रेंज में इस्तेमाल होता है उस साइज की आपको वैरायटी मिलेगी। कपड़ों में चले जाइए, है ना, 40 और 42 नंबर कॉमन साइज है शर्ट में और उसमें, तो 40 में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी, 42 में भी मिलेगी, 44 में कम होती चली जाएगी, 38 में कम हो जाएगी, 36 में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हों,
है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाले लोग हों, कोई भी बैंकिंग सेक्टर के लोग हों, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हों, तो इकोनॉमिक्स के एरिया में जो भी आ रहे हैं उन सबको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है ना। अगर और हम देखें तो एग्रीकल्चर में हमें जरूरत पड़ती है, कोई भी एरिया उठा करके देख लीजिए, एग्रीकल्चर में हमें जरूरत पड़ती है, कितनी खेती है पर कैपिटा पर स्क्वायर हेक्टेयर, कितना प्रोडक्शन है, ठीक है, किस एरिया में कितना प्रोडक्शन है। क्रॉप का जब हम स्टडीज करते हैं कि इस दवाई को डालने से प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, कीटनाशकों से कितना इफेक्टिवली काम करते हैं, किस प्रोपोर्शन में, तो आप रिसर्च स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, है ना। चाहे आप सर्वे देख लीजिए, एग्रीकल्चरल सर्वेज देख लीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कितना हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन कितना हुआ, हर जगह आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाई पड़ेगी, है ना। इसी तरीके से आप अगर सिक्योरिटी में देखें, सिक्योरिटी है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, सब में जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। कोई भी आप एरिया उठा के देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, मेडिकल का कोई भी एरिया हो, चाहे दवाई बनाई जा रही हो, दवाई की टेस्टिंग की जा रही हो, दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स को के लिए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, हर जगह पूछा जाता है कि साहब कितने डॉक्टर्स आप साल भर में पैदा करते हैं, आपके यहाँ की जनसंख्या कितनी है, पर लैक पॉपुलेशन कितने बेड हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेज हैं, एंड सो डेथ रेट निकाले जाते हैं कि इस डिसीज से कितने लोग मरे, है ना। तो मेडिकल के एरिया को देख लीजिए आप, इस तरीके से आप किसी भी एरिया को देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि आप जिस भी एरिया को उठा के देखेंगे हर एक एरिया में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स को मुख्य तौर पे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव में पहली होती है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके प्रकार होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फरेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा का डिस्क्रिप्शन देती है ना। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में अगर हमें जैसे डेफिनेशन में देखा, स्टैटिस्टिक्स कैसे लगाते हैं, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का प्रोसीजर क्या होता है ना। सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को क्लासिफाई करते हैं, फिर क्लासिफाई करने के बाद फिर क्लासिफिकेशन भी बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। तो क्लासिफिकेशन और डेटा जो किया जाता है वो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। फिर हम उसमें कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, परसेंटेजेस निकालें, कोरिलेशंस निकालें, है ना, वेरिएबिलिटी निकालें। ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है ना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम बनाते हैं, डेटा का अरेंजमेंट करते हैं, है ना, एरी लगाते हैं, डेटा को अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट में आपने कई तरीके का डेटा देखा होगा, जैसे डिस्क्रीट डेटा अरेंज किया जाता है ना, और कंटिन्यूस डेटा होता है ना। कभी कभी हम डेटा को खाली एरी लगा देते हैं, अरेंज कर देते हैं, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो डेटा जो हमारे पास होता है उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं, और उसको अगर कम डेटा है हमारे पास, एन थोड़ा है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगा सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ या ऑपोजिटली बड़े से छोटे की तरफ हम लगा सकते हैं। तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं, है ना। एक होता है कंटिन्यूस डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन होता है डेटा का, और एक कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट में वो डेटा रखा जाता है जो डिस्क्रीट का नंबर, एक होते हैं कंटिन्यूस नंबर और डिस्क्रीट नंबर। कंटिन्यूस नंबर क्या होते हैं, कंटिन्यूस नंबर का मतलब ये होगा 1, फिर 1.10 भी हो, 1.25 भी हो, 1.39 भी हो,
है ना, 1.50 भी हो, इस तरीके से अगर डेटा है तो ये कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। और अगर इसके बीच के डेटा आने की संभावना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसा डेटा है तो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी, 8 होगी, 10 होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन 10.5 नहीं हो सकती, है ना, 9.75 नहीं हो सकती, तो ये डिस्क्रीट नंबर है ना। और आमदनी, किसी की व्यक्ति की आमदनी 50,000 रुपए हो सकती है, 50,000 रुपए 50 पैसे भी हो सकती है, तो वो डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। किसी की एज 5 साल 2 महीने 5 साल 2 महीने 30 दिन हो सकती है, 5.65 ईयर्स हो सकती है, 5.50 ईयर्स हो सकती है, तो वो डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा, वो सॉरी कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम तैयार करते हैं वो क्लास इंटरवल्स बनाते हैं हम कंटिन्यूस डेटा के लिए, और डिस्क्रीट डेटा के लिए हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरीके से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। इसमें मीन, मीडियन, मोड, जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स आते हैं वो आ जाते हैं, है ना। मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, इनको आगे हम पढ़ेंगे, मोड, है ना, ये सब चीजें आ जाती हैं। तीसरा होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता के मापक। विचलनशीलता के मापक में जैसे रेंज आ जाता है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, प्रमाप विचलन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होते हैं। इसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ जाता है ना। इसी तरीके से इसमें कोरिलेशन आ जाता है ना, सहसंबंध आ जाता है। मतलब जो चीजें डेटा का नेचर बता रही हैं कि डेटा किस प्रकार का है, उस काम को करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। इसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, ये 2 प्रकार की होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें इन्फरेंशियल में पैरामेट्रिक, और दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक। एक होती है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो पैरामीटर्स का अनुमान लगाए, प्राचल सांख्यिकी, ये मान्यता युक्त सांख्यिकी कहलाती है और ये गैर मान्यता युक्त सांख्यिकी कहलाती है। मतलब इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्यों अजम्पशंस होते हैं, क्या होते हैं? प्राचल का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, प्राचल होते हैं जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स होती है। जैसे किसी जनसंख्या का मध्यमान पैरामीटर है, किसी जनसंख्या में क्या प्रमाप विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो पैरामीटर है। किसी जनसंख्या में क्या कोरिलेशन है, वो पैरामीटर है। किसी जनसंख्या में, है ना, क्या रेंज है, क्या क्वार्टाइल डेविएशन है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या मीन है, मीडियन है, मोड है, जनसंख्या का, वो सब कहलाते हैं पैरामीटर्स। तो जिस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इन पैरामीटर्स का अनुमान लगाया जाता है ना, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल मतलब इन्फरेंसेस ड्रॉ करना, अनुमान लगाना, है ना, पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो जिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक से पैरामीटर्स के बारे में अनुमान लगाया जाता है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। मतलब जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स का अनुमान लगाना। अब देखिए, जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स का अनुमान तभी लगेगा जब हम जनसंख्या से जो सैंपल सेलेक्ट करें वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, तभी वो जो सैंपल है वो अनुमान लगाने में काम आ सकता है। हम बेसिकली जो अनुमान लगाते हैं वो अनुमान सैंपल की स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जनसंख्या की स्टैटिस्टिक्स का अनुमान लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैंपल जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए, तभी उसके द्वारा लगाए गए अनुमान सही होंगे, नहीं तो वो अनुमान गलत साबित हो जाएंगे। तो वो जनसंख्या के अनुमान लगाने के लिए जो सैंपल सेलेक्ट किया जा रहा है वो सैंपल वास्तव में पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो वो कब होगा रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए कुछ
बातें लागू होंगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे जैसे वो सैंपल बड़ा हो, जितना बड़ा सैंपल होगा उतने ही उसके पॉपुलेशन के नज़दीक होने की संभावना है। जैसे उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया गया हो, है ना, तो अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया गया हो तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की गई है तो जनसंख्या से एक सही सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चुने जाने की संभावना होगी, है ना। जैसे कि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का बने, है ना, जिसमें नॉर्मल दिखाई पड़े हमें, है ना, उसमें ना तो स्क्यूनेस हो, ठीक है, मतलब न तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो, पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब हुआ इस तरीके का डेटा हो, और न वो इस तरीके का डेटा हो कि लोअर साइड में ज्यादा कंसंट्रेशन ना हो, न हायर साइड में कंसंट्रेशन हो, न वो डेटा इस तरीके का होना चाहिए फ्लैट जैसा हो, है ना, तो नॉर्मल डेटा का हो, न तो वो ऐसा डेटा होना चाहिए कि सारे के सारे जो सदस्य वो एक ही जगह पे पाए जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये और आगे बात करेंगे जब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये अगर बातें डेटा में जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया है उसमें अगर ये सारी बातें लागू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यही असम्पशन होते हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के। तो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने के लिए कुछ असम्पशंस पहले होते हैं वो पूरे हो जाएं तभी हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाती हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जिसमें जनसंख्या के पैरामीटर्स का अनुमान नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जब जनसंख्या के पैरामीटर्स का अनुमान नहीं लगाया जाता है तो फिर हम जो हमने सैंपल लिया उसी पर जो हम अपने इन्फरेंसेस देते हैं, तो उस पर जो इन्फरेंसेस दे रहे हैं वो इन्फरेंसेस देने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाएं। तो ये भी जरूरी नहीं हो जाता है कि हम बड़ा सैंपल लें, ये भी जरूरी नहीं हो जाता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये भी जरूरी नहीं हो जाता है कि उसमें स्क्यूनेस ना हो, मतलब जैसा भी हमें सैंपल मिले, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं की गई है तो भी हम लगा सकते हैं। इसका मतलब जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बिना किसी असम्पशन के डेटा कलेक्ट करते समय, सैंपल सेलेक्ट करते समय कोई असम्पशन नहीं पूरा हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, तो हम उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को लगा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं, जैसे जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में अगर हम जाएं तो पहली होती है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब मीन, मीडियन, मोड, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, कोरिलेशन निकाले हैं वो कितने मीनिंगफुल हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं, है ना, कितने सार्थक हैं, ये पता किया जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। दूसरा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, मतलब इसके लिए हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, दो मध्यमानों में सार्थक अंतर है कि नहीं है, ठीक है। एनोवा इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक होते हैं तो इसमें वन वे, है ना, टू वे, थ्री वे एंड सो ऑन, है ना। मनोवा इसी तरीके से एनकोवा इस्तेमाल करते हैं, एनकोवा इस्तेमाल करते हैं, मनोवा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मैनकोवा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनोवा, एनकोवा, मनोवा, ये सभी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में होती हैं। जैसे यहाँ पे टी टेस्ट में दो मध्यमान होते हैं, यहाँ पे दो से अधिक मध्यमान होते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे आई भी दो हो जाते हैं, जो सॉरी एनकोवा तब लगाया जाता है जब हम इंटेक्ट ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू वे एनोवा तब लगाया जाता है जब हमारे पास दो आईबी एक डीबी होता है। थ्री वे एनोवा तब लगाया जाता है जब हमारे पास तीन आईबी और एक डीबी होते हैं, ठीक है। मैनकोवा अनोवा और एनकोवा का मिश्रण है, ठीक है। मनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाती है, जब दो या दो से अधिक आईबी होते हैं और दो या दो से अधिक डीबी होते हैं तब हम मनोवा लगाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से काई स्क्वायर भी इसमें स्टैटिस्टिशियंस रखते हैं, काई स्क्वायर, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में कौन कौन सी आती हैं, बहुत सारी हैं, कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मीडियन टेस्ट, रन टेस्ट,
साइन टेस्ट। इसी तरीके से कोलमोगोरोव स्मिर्नोव, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट है। इसी तरीके से इसमें क्रुस्कल वालिस है, क्रुस्कल वालिस, क्रुस्कल वालिस टेस्ट। इसी तरीके से और भी टेस्ट हैं, फ्रीडमैन, फ्रीडमैन टेस्ट है, और भी है केंडल कॉन्कोर्डेंस, केंडल कॉन्कोर्डेंस। ये कुछ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। जब हम नॉन पैरामेट्रिक का मेरा लेक्चर आप देखेंगे तो उनमें आपको ये अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डिटेल में बताई जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से इतने तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो आपको, अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग लेवल पे जहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है स्टैटिस्टिक्स, तो आपको केवल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। जैसे बीएड लेवल पे ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। जब आप एमएड में जाते हो, रिसर्च में जाते हो, देन आपको इन्फरेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च में आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है। तो जिस प्रकार के आपका नेचर है ना डेटा का, जिस प्रकार के आपका एक्सपेरिमेंट है, जिस प्रकार से आपने सैम्पलिंग तरीका इस्तेमाल कर पाए आप, उसके अनुरूप आपको तय करना पड़ता है कि आप कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। तो ये डिसीजन आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, इनको जब ठीक प्रकार से समझ लेंगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू दैट विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड। थैंक यू वेरी मच।